दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं वे क्या रिपीट होंगी, ये एक सवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई के महीने में जब सांसदों की बैठक ली थी तब कहा था कि सांसद ये मान के न चले कि उनका टिकट कन्फर्म है, और अगली बात ये भी कहा था कि कुछ सीटें हमें गठबंधन धर्म के पालन करते हुए दूसरे पार्टियों के लिए छोड़ना पड़ेगा जहां हमने अच्छा काम किया। बीजेपी दरभंगा और झंझारपुर में इस बात की ज़्यादा संभावना है कि कोई सबन कैंडिडेट लेकर आएगी और मधुबनी की सीट पर कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा कैंडिडेट वो लेकर आएगी, और समस्तीपुर की सीट अपने सहयोगी पार्टनर के लिए छोड़ेगी। चूँकि समस्तीपुर की सीट पहले से ही आरक्षित है तो वहाँ से कोई एससी या एसटी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि वह सबन बहुतायत संख्या में है और सबन की अपेक्षा यादव मुस्लिम कैंडिडेट या अति पिछड़ा कैंडिडेट है। बीजेपी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि सबन इस बार हर बार की तरह इस बार पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर एक बड़ी संख्या में बीच हमें वोट देगा। तो झंझारपुर की सीट नीतीश कुमार के पास है। इस बात की प्रबल संभावना है कि रामप्रीत मंडल का टिकट नीतीश कुमार काट दें, और प्रवीण कुमार मंडल नाम के एक व्यक्ति हैं जेडीयू में जिनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी 2-3 महीने पहले, और वहां पर वह ज़मीन पर काम करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिहार में 4 से 3 सीटें हो सकती है, लेकिन 4 से 5 सीटें नहीं होगी। ये मजबूरी बन गई है कांग्रेस की कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो कहेंगे, जो सीटें देंगे, कांग्रेस को मानना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है। मिथिलांचल की 4 लोकसभा सीट दरभंगा, झंझारपुर, समस्तीपुर और मधुबनी की लोकसभा सीटों पर इंडिया और एनडीए अलायंस के साथ साथ कौन कौन से सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी लड़ सकते हैं और इन सीटों की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि मिथिलांचल के इन 4 लोकसभा सीटों की स्थिति अभी क्या है, और इंडिया और एनडीए के अलावा और कौन से दल यहाँ पर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, इंडिया अलायंस के जो 4 सीट यहाँ की है, फिलहाल ये जान लीजिए कि जो यहाँ की 4 सीटें हैं उनमें से दरभंगा से बीजेपी और मधुबनी से बीजेपी का कब्जा है, जहाँ से दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं और मधुबनी से अशोक यादव है, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे। झंझारपुर पर जदयू का कब्जा है, रामप्रीत मंडल यहाँ से जेडीयू के सांसद है, और समस्तीपुर से 2019 में लोजपा के टिकट से चुनाव जीत कर आए थे प्रिंस पासवान, माफ़ कीजिएगा रामचंद्र पासवान, जिनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था तब प्रिंस पासवान चुनाव जीत कर आए हैं, और जो कि अभी लोजपा जो पारस खेमा है उसके मेंबर हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये फिलहाल इन 4 सीटों की स्थिति है। यहाँ पर कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा अलायंस में, तो समस्तीपुर सीट को छोड़कर बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। समस्तीपुर सीट या तो वो चिराग पासवान को देगी या फिर प्रिंस पासवान को देगी। ज़्यादा संभावना है कि वो प्रिंस पासवान को दे दे। दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं वे क्या रिपीट होंगी, ये एक सवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई के महीने में जब सांसदों की बैठक ली थी तब कहा था कि सांसद ये मान के न चले कि उनका टिकट कन्फर्म है, और अगली बात ये भी कहा था कि कुछ सीटें हमें गठबंधन धर्म के पालन करते हुए दूसरे पार्टियों के लिए छोड़ना पड़ेगा जहां हमने अच्छा काम किया है। लेकिन दरभंगा में अगर गोपाल जी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो संजय सरावगी भी कोशिश कर रहे हैं, 5 बार के विधायक है दरभंगा में बीजेपी के, वे कोशिश कर रहे हैं कि वहां से वो चुनाव लड़े। यानी दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के फिलहाल के सांसद है, जबकि संजय सरावगी एक कैंडिडेट बीजेपी के हो सकते हैं। दूसरा मधुबनी चलिए, मधुबनी की सीट पर फिलहाल अशोक यादव ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात करीब करीब तय है, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कहा गया है कि स्थानीय कैडर जो बीजेपी का है वो उनके खिलाफ नहीं है, और हुकुमदेव नारायण यादव दिल्ली में अपने कुछ सूत्रों के जरिए वे जो बीजेपी के संगठन के सबसे ताकतवर महासचिव है BL संतोष या दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, और शायद नित्यानंद राय के जरिए वो ये बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो अशोक यादव को मधुबनी से फिर से टिकट मिल जाए। जबकि तीसरा सीट है झंझारपुर। पिछली बार ये सीट जेडीयू को मिल गया था बीजेपी से, इस बार ये सीट पर खुद ही लड़ना चाहेगी बीजेपी, तो यहाँ उसके सबसे मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं नीतीश मिश्रा। और जब जून के महीने में अमित शाह आए थे झंझारपुर में, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया था, तो वे नीतीश मिश्रा के ही बुलावे पर आए थे। तब से नीतीश मिश्रा की दावेदारी इस सीट पर काफ़ी बढ़ गई है। तो ये 3 कैंडिडेट हो सकते हैं। बीजेपी दरभंगा
और झंझारपुर में इस बात की ज़्यादा संभावना है कि कोई सबन कैंडिडेट लेकर आएगी और मधुबनी की सीट पर कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा कैंडिडेट वह लेकर आएगी और समस्तीपुर की सीट अपने सहयोगी पार्टनर के लिए छोड़ेगी। चूँकि समस्तीपुर की सीट पहले से ही आरक्षित है तो वहाँ से कोई एससी या एसटी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो इन 4 सीटों पर बीजेपी का एनडीए का रुख ये होगा कि दरभंगा सीट, मधुबनी सीट और झंझारपुर से बीजेपी चुनाव लड़े, 2 सबन और 1 पिछड़ा या अति पिछड़ा कैंडिडेट लेकर, और समस्तीपुर की सीट वो अपने सहयोगी के लिए छोड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वह चिराग पासवान के लिए छोड़ती है या फिर प्रिंस पासवान को टिकट देती है। तो यहाँ पर वो कोई दलित चेहरा लेकर आएगी, चूँकि ये सीट पहले से ही आरक्षित है। तो ये बीजेपी और एनडीए अलायंस का चुनावी संभावना जो ऐसी है, उसकी चुनावी समीकरण ऐसी बन सकती है। अच्छा, जातीय समीकरण क्या होगा इन सीटों पर? क्योंकि आपने कहा कि कुछ सीटों पर एससी एसटी को लाने की बात है, तो कहीं दलित की बात है, तो इस पे जातीय समीकरण क्या? जातीय समीकरण बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि वहाँ सवर्ण बहुतायत संख्या में है और सवर्ण की अपेक्षा यादव मुस्लिम कैंडिडेट या अति पिछड़ा कैंडिडेट है। बीजेपी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि सवर्ण इस बार हर बार की तरह इस बार पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर एक बड़ी संख्या में बीच हमें वोट देगा, इसलिए वह सवर्ण चेहरे को लेकर आएगी। बात अगर महागठबंधन की करिए तो महागठबंधन इन सीटों पर 1 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण और 1 अति पिछड़ा कैंडिडेट लेकर आएगी और 1 दलित कैंडिडेट। तो समस्तीपुर की सीट आरक्षित है और नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि कांग्रेस 3 सीटों पर ही बिहार में चुनाव लड़े, जिसमें एक किशनगंज की सीट है, एक कोई सवर्ण बहुल सीट है जिसमें बेगूसराय हो सकता है और तीसरा सीट समस्तीपुर का है। क्योंकि सासाराम वाली सीट जो लड़ती रही है कांग्रेस एक ज़माने से, मीरा कुमार वहाँ से सांसद बनती रहे लेकिन 2 बार वो हार भी गई, तो वो सीट इस बार लेफ्ट के खाते में शायद चली जाए। तो समस्तीपुर की सीट से कांग्रेस लड़ती है। अब कांग्रेस किसे कैंडिडेट बनाएगी ये अलग मसला है, क्योंकि अशोक कुमार राम जो कैंडिडेट है कांग्रेस के पास एक मजबूत, लेकिन वे कई चुनाव लगातार हारे हैं, उनके बेटे भी चुनाव हार गए थे। तो अशोक कुमार की जगह पर कांग्रेस को कोई मजबूत दलित नेता वहाँ खड़ा करना होगा। शायद वो राजेश राम हो जाए या फिर हो सकता है कि जेडीयू कोई अपने कैंडिडेट महेश्वर हजारी को कांग्रेस में शामिल करा दे। लेकिन समस्तीपुर की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और ये सीट दलित के ही नेता कोई लड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आरक्षित है। दरभंगा सीट से नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं संजय कुमार झा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं इंडिया ब्लॉक के। उनका चुनाव लड़ना करीब करीब तय है। 2014 में भी वो लड़े थे लेकिन तीसरे नंबर पर थे। और मधुबनी की सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अब आरजेडी को ये तय करना है कि इस सीट पर वो कौन सा कैंडिडेट लेकर आती है। आरजेडी के थिंक टैंकर्स का मानना है, आरजेडी के स्ट्रैटेजीकारों का ऐसा सोचना है कि अगर हम दरभंगा में सवर्ण कैंडिडेट लेकर आते हैं नीतीश कुमार, तो मधुबनी में मजबूरी है कि वो कोई मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आए। लेकिन मधुबनी के कुछ समीकरण ऐसा बनता है कि यादव नहीं चाहते हैं कि वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाए। तो क्या राजद नेतृत्व जब टिकट बांटेगा, उम्मीदवारों की चयन करेगा, तो क्या इन बातों का वह ख्याल रखेगा। एक फैक्टर और है मिथिलांचल में गुलाब यादव का, जो कि झंझारपुर से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, राजद के टिकट से हार गए और इसके बाद उनकी राहें राजद से जुदा हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी को एमएलसी बना दिया और बेटी को जिला पंचायत परिषद का सदस्य। तो झंझारपुर की सीट नीतीश कुमार के पास है। इस बात की प्रबल संभावना है कि रामप्रीत मंडल का टिकट नीतीश कुमार काट दें। और प्रवीण कुमार मंडल नाम के एक व्यक्ति हैं जेडीयू में, जिनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी 2-3 महीने पहले और वहाँ पर वह ज़मीन पर काम करते नज़र आ रहे हैं। अब टिकट किसको मिलेगा ये अंतिम वक्त में तय होगा। वैसे कई नेता ऐसे होते हैं जिनका टिकट कट जाता है अंतिम वक्त में, और जिनका टिकट कटा रहता है उन्हें अंतिम वक्त में मिल जाता है। लेकिन रामप्रीत मंडल का विकल्प नीतीश कुमार तलाश रहे हैं, तो प्रवीण कुमार मंडल हो। तो इन 4 सीटों में समीकरण ऐसा बन रहा है कि जदयू 2 सीटों पर लड़ ले, दरभंगा और झंझारपुर। संजय झा दरभंगा से करीब करीब तय हैं और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल का विकल्प तलाश कर प्रवीण कुमार मंडल या कोई अन्य कैंडिडेट लेकर जेडीयू आए। मधुबनी की सीट आरजेडी लड़ रही है, तो आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या अब्दुल बारिक सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे? अशरफ अली फातमी कैंडिडेट है लेकिन वह जदयू के साथ है, तो क्या चुनाव से पहले वो आरजेडी का हाथ थामेंगे या आरजेडी कोई और मुस्लिम चेहरा लेकर आएगी? और समस्तीपुर की सीट कांग्रेस के हिस्से जा रही है और कांग्रेस के कौन दलित नेता वहाँ से चुनाव लड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि अशोक राम कई चुनाव हार गए हैं। तो क्या लगातार हारते हुए कैंडिडेट को कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस जो भी कैंडिडेट यहाँ बांटेगी उसे नीतीश कुमार और लालू यादव की सहमति की ज़रूरत होगी, क्योंकि लालू यादव ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2020 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री न बनने के पीछे
कांग्रेस भी एक कारण है, क्योंकि 70 सीटें तो अल्लाह ले ली थी, कांग्रेस सीटें बिहार में ले लेती है, लेकिन कैंडिडेट फिर वो पैराशूट वाली ढूंढती है। कांग्रेस के जो प्रभाव, पिछली बार यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष थे अविनाश पांडे, उन्होंने ऐसे टिकट बांटे कि दीघा में मेहनत कर रहे थे गुंजन पटेल, उन्हें नालंदा भेज दिया। सकरा विधानसभा सीट आप मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, वहाँ उमेश कुमार राम कैंडिडेट बन गए, जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। तो कांग्रेस एक ऐसे चेहरा को लेकर चली आती है जिसे कोई पहचानता नहीं है, और जिस चेहरा कांग्रेस के पास स्थापित है वह लगातार चुनाव हारते हैं। तो समस्तीपुर की सीट अगर कांग्रेस लड़ेगी भी तो कौन सा कैंडिडेट लेकर आएगी, ये नीतीश कुमार और लालू यादव की सहमति के बाद ही तय होगा। तो इंडिया ब्लॉक में 2 सीटें नीतीश कुमार, दरभंगा और झंझारपुर यानी जेडीयू, मधुबनी से आरजेडी और समस्तीपुर से कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा नया सीट मतलब नए दावेदार लेकर आती है, तो आपके हिसाब से प्रबल दावेदार कौन होगी कांग्रेस की तरफ से, जो उनको लोग जानते होंगे कि आपने कहा कि नया चेहरा लेकर आती है? देखिए, कांग्रेस के पास दिक्कत है कि बिहार में उसके पास लीडर्स की कमी है, लीडर्स की अकाल है और कार्यकर्ताओं की भी अकाल है। न कोई बड़े नेता है, न ही कैडर है संगठन। उसके जितने भी नेता हैं सब एमएलसी बनने के फिराक में रहते हैं, ज़मीन पर कोई काम करते नहीं। अशोक कुमार राम को चुनाव हारने के बाद लोग ज़मीन पर ढूंढ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन अशोक कुमार राम को अगर टिकट नहीं मिलता है, जिसके लिए 2019 में प्रचार करने भी राहुल गांधी समस्तीपुर आए थे, टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस किस दलित चेहरे को लाएगी? कांग्रेस में प्रतिभा कुमारी दास एक दलित विधायक है जो वैशाली के राजा पाकर सीट से आती है। अब वो कोशिश कर रही थी कि हाजीपुर सीट लड़ें, लेकिन अब कांग्रेस चूंकि बिहार में 3 या 4 सीटों पर लड़ लेगी, कांग्रेस बिहार में 4 से 3 सीटें हो सकती है, लेकिन 4 से 5 सीटें नहीं होगी। ये मजबूरी बन गई है कांग्रेस की कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो कहेंगे, जो सीटें देंगे, कांग्रेस को मानना पड़ेगा। या फिर एक राजेश कुमार राम विधायक है कांग्रेस के, जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, भक्त चरण दास उन्हें बनाना चाहते थे। ये अलग बात है कि लालू आरजेडी के दबाव में या आरजेडी के से अच्छी खासी डील हो टिकट के लिए, इसलिए अखिलेश सिंह को लाया गया जो एक ज़माने में आरजेडी में शामिल थे। तो राजेश राम, प्रतिभा कुमारी दास या अशोक राम, यही 3 चेहरा दिखते हैं जो कांग्रेस में आगे इन सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इन चेहरों पर सहमति नहीं बनती है या ये चेहरा जिताऊ नहीं होते हैं तो हम चुनावों में देखते हैं कि जो पार्टी गठबंधन करती है उसके कोई कैंडिडेट जो जिताऊ होता है वो इस पार्टी का उस पार्टी में चला आता है, उस पार्टी का इस पार्टी में चला जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में सीतामढ़ी में कुछ यही हुआ था, जिनके सांसद आजकल नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो आज जदयू भी कहती है आप छोड़कर क्यों नहीं हमें चले जाते हैं, वे मूलतः बीजेपी के हैं और जो जदयू में आकर चुनाव लड़े और सांसद बन गए। तो हो सकता है कि आरजेडी या जदयू का कोई दलित नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहे वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ ले, ऐसे समीकरण भी बन सकते हैं। तो ऐसा कौन सा लग सकता है आपको चेहरा कि जो जा सकता है कांग्रेस में? 2 नेता यहाँ से और चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक श्याम रजक, जिन्हें एमएलसी बनने, ना वह विधानसभा चुनाव लड़े, ना उन्हें आरजेडी ने एमएलसी बनाया और ना ही सरकार आई तो कोई बड़े पद पर वो दिखे, कोई लाभ के पद पर वो दिखे। एक नाम है महेश्वर हजारी, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष, वह इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब वो चिराग पासवान से एक बार मिल लिए थे तब इस बात के कयास लगने लगे थे कि क्या चिराग पासवान उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जिसे भी टिकट देंगे वो सोच समझ कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के दरबार में वफादारी का टेस्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो हो सकता है कि महेश्वर हजारी बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाए और कांग्रेस उन्हें अपना टिकट दे दे, लेकिन तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धक्का लग जाएगा कि कोई पैराशूट कैंडिडेट हम लेकर आएंगे। तो कांग्रेस के लिए बिहार में कैंडिडेट ढूंढना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसे कि हमने बात की अमित से और मिथिलांचल की 4 लोकसभा सीटों पर एक समीकरण तैयार किया कि कौन से जिले से कौन से प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं और कांग्रेस और भाजपा या एनडीए अलायंस या इंडिया किन प्रत्याशियों को इस बार टिकट देकर लड़वा सकती है इन लोकसभा सीटों पर। तो इस समीकरण के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।